नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिज़िक्स विद हरदीप सर। देखिए दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में ब्लैक बॉडी का फर्स्ट पार्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्लैक बॉडी का पार्ट नंबर 2 और ब्लैक बॉडी के इस पार्ट नंबर 2 में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट होगा कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, कुछ हम परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर दोस्तों हम स्टडी करेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की, फिर किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, फिर वीन्स रेडिएशन लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद स्टीफन्स लॉ पढ़ेंगे। तो बेटा ये आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं आज 5 पॉइंट। जो पहला पॉइंट है सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, इसके अंदर हम 2 या 3 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इसको हमें समझना है, माइंड के अंदर पूरी तरीके से बिठा लेना है। तो देखिए शुरू करते हैं। ये हमारा पिछला लेक्चर था। पिछले लेक्चर में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं 2-3 मिनट। ब्लैक बॉडी की बात की थी कि वो बॉडी जो होती है ब्लैक बॉडी होती है जो जितनी भी चीज़ उसकी सरफेस पे आके इंसिडेंट होती है सारी की सारी अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर हमने बात की थी 3 चीज़ों की, ए, आर और टी की। ए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, आर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और टी था ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। हमने इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया था कि 3 घटनाएं होती हैं जब कोई भी रे इंसिडेंट करती है। कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो जाता है। इस तरीके से टोटल क्यू आई 3 में डिवाइड हो जाता है, क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी। उसके बाद क्यू आई का डिवाइड करते हैं तो क्यू ए बाई क्यू आई को ए लिखते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने फेरीज ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा था। ये भी आपको अच्छे से पता है फेरीज ब्लैक बॉडी के बारे में। तो फेरीज ब्लैक बॉडी के बारे में हम आज और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फेरीज ब्लैक बॉडी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है फेरीज ब्लैक बॉडी। देखिए बेटा इस तरीके से एक पूरी तरीके से क्लोज्ड सेमी सर्कुलर ये होता है एक चैम्बर जो कि एक तरीके से वैक्यूम चैम्बर होता है। पूरी तरीके से इसमें वैक्यूम बनाया हुआ होता है, एक वैक्यूम चैम्बर की तरह होता है ये। इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर एक साइड पे बिल्कुल सामने इस तरीके से एक लगाया जाता है कॉनिकल शेप, एक कॉनिक सेक्शन की तरह, एक जो शंकु आकार का होता है। ये आपको बता दें हम ब्लैक पेंटेड नहीं होता। ब्लैक पेंटेड पार्ट जो होता है ब्लैक पेंटेड ये नहीं होता। ब्लैक पेंटेड पार्ट ओनली इतना और इतना होता है, ये पार्ट ब्लैक पेंटेड होता है। ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है जो मैंने रेड किया है वो ब्लैक पेंट कर दिया जाता है। अब जब कोई भी रे ऑफ लाइट इसके अंदर से आती है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ से आती है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि यहाँ से वो वापस ना मुड़ जाए, इसीलिए ऐसा बनाया जाता है टेढ़ी मेढ़ी शेप। यहाँ से वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके इधर मुड़ जाती है। समझने की बात है कि ये रिफ्लेक्ट होके जाती है यहाँ से, तो यहाँ कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, यहाँ रिफ्लेक्ट होके जाती है। जब ये इस वॉल पे पहुँचती है तो यहाँ पे क्या है, ये रेड कलर, ये है ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी सारे के सारे को। और किरचॉफ का लॉ कहता है गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमीटर। तो यहाँ पे टक्कर मार के एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद ये वापस यहाँ से इमिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं मैक्सवेल का लॉ। मैक्सवेल का लॉ कहता है कि जो ब्लैक बॉडी के अंदर जब रे जाके गिरती है ना, तो ब्लैक बॉडी के जो मॉलिक्यूल होते हैं, समझिए इसको, ब्लैक बॉडी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। उतनी ही फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं जितनी फ्रिक्वेंसी की लाइट वो एब्जॉर्ब करते हैं। जितनी आवृत्ति की तरह वो अवशोषण करते हैं उतनी आवृत्ति से वो कंपन करना शुरू कर देते हैं ब्लैक बॉडी के सारे अणु। अब वो जिस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेशन करते हैं उसी की फिर इमिशन करते हैं। उतनी ही रेडिएशन, उतनी ही वेवलेंथ की रेडिएशन क्या करते हैं, वो इमिट करते हैं। तो फिर यहाँ पर वही होता है, ये क्या करते हैं, यहाँ से फिर ब्लैक बॉडी के अंदर से फिर रेडिएशन इस तरीके से बाहर की ओर इमिट होती है, ठीक है ना।
तो ये है, इस तरीके से पूरा ये जो चैम्बर है ये 0 टू इनफाइनाइट वेवलेंथ की तरंगदैर्ध्य की तरंगों से भर जाता है। ये हमने कल डिस्कस किया था। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास उसके बाद ये कर्व बना था, और कर्व के बारे में जो प्रैक्टिकल कर्व हमने ल्यूमर और प्रिंगशैम का ड्रॉ किया था वो आप बखूबी कल देख चुके हो। थोड़ा सा और इसको देखना चाहोगे तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हमने कल भी बात की थी, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये लैम्डा m1 या लैम्डा m कह दीजिए पीछे चलता जाता है। यानी कि लैम्डा m जो होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। t को इधर ले आइए, लैम्डा m t इज इक्वल टू बी आ जाता है। b होता है वीन्स कांस्टेंट और ये होता है वीन्स रेडिएशन लॉ। ये आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम, रेडिएशन लॉ अलग है, ठीक है ना। फिर देखिए जो ये ई लैम्डा एम होता है, ये ई लैम्डा एम टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ता है, यानी कि टी की पावर 5 के प्रोपोर्शनल होता है ये। जबकि टोटल जो ई होता है, टोटल जो ई होता है वो टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, इसको थोड़ा सा आपको आज भी कंटिन्यू करने के लिए हमें देखना है। कर्व जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, बिल्कुल दिख रहा है। सभी तापों पर सभी तरंगदैर्ध्य प्राप्त होती है। रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ आर ऑब्टेन्ड एट ईच टेम्परेचर। इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है उसके बाद, यानी कि कर्व पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ये भी पता है हमें, बहुत अच्छे से पता है। और उसके बाद कुछ और है, जैसे वेवलेंथ का, ये देखिए जो हमने कल पढ़ा था लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए ई लैम्डा एम इज इक्वल टी रेज टू पावर 5, फिर एनर्जी पासिंग थ्रू टी रेज टू पावर 4, ई सिग्मा टी फोर स्टीफन्स लॉ आया था, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की स्टडी करने वाले हैं, और हमने बोला था कि आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो है स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी या स्पेक्ट्रमी ऊर्जा तीव्रता। इसके नाम देखिए 3-4 हैं। इंग्लिश में स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी और इमिसिव पावर भी इसको कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है ई लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में इसको इमिसिव पावर को कहते हैं उत्सर्जन क्षमता। इमिसिव पावर को कहते हैं उत्सर्जन क्षमता, ठीक है। उत्सर्जन क्षमता से इसको बोला जाता है, और इसको हिंदी में स्पेक्ट्रमी ऊर्जा तीव्रता भी कहते हैं। देखिए यहाँ जो 2-3 डेफिनेशंस हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी, और इतना मुश्किल भी नहीं है ये पार्ट। देखिए सीधी सी बात है, एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर सेकेंड इन रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। देखिए डायग्राम समझिए, यहाँ देखिए रेंज को ध्यान रखना है। ये लैम्डा एंड, जब ई लैम्डा और लैम्डा के बीच का कर्व बनाते हैं तो आपको भी पता है ये कर्व हमने अभी अभी बनाया था ब्लैक बॉडी का कर्व, तो ये वही कर्व बनता है। अब इसके अंदर समझने वाली बात क्या है कि जब ये कर्व बनाते हैं, ज़रा थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बताऊं, ये देखिए ये कर्व जब बनाते हैं तो बड़ी क्लियर बात है कि लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में जब कर्व बनाते हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास ये शैडो एरिया फाइंड होता है, क्योंकि इस पे वैल्यू इसकी ई लैम्डा एवरेज वैल्यू है। लैम्डा एंड यानी कि डी लैम्डा मोटाई के अंदर ये कर्व बनाते हैं, ठीक है ना। इतनी मोटाई के अंदर के कर्व की बात करते हैं तो बस ये चीज़ आती है इस तरीके से, इतना इतना एरिया आता है, ठीक है ना। यानी कि जब रेंज कितनी हो, ओनली लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज हो, इसका मतलब कुछ भी, मतलब जैसे 5000 से लेके 5100 तक ले लिया फिक्स। हालांकि जो हमारा फेरीज ब्लैक बॉडी का जो कर्व आता है वो तो 0 टू इन्फिनिटी तक सारा ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 5000 से 5100 से 5500 कुछ फिक्स रेंज ले रहा हूँ, और जिस रेंज का नाम क्या है लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा रख दिया। मैं उस रेंज में बात कर रहा हूँ। जब बात उस रेंज में करूँगा तो उस रेंज में बात करता हूँ तो उस समय प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड ऊर्जा, यानी कि एरिया यूनिट लेना है 1 मीटर स्क्वायर और टाइम 1 सेकंड लेना है। जितनी एनर्जी उससे पास करेगी उसी को कहते हैं ई लैम्डा, उसी को क्या कहते हैं ई लैम्डा, ठीक है ना। फिर जब टोटल की बात करोगे, टोटल स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, जैसे ये कर्व होता है इस तरफ वाई एक्सिस होता है
और इस तरफ वाई एक्सेस होता है, इस तरफ एक्स होता है। तो कर्व क्या का एरिया कैसे होता है, वाई डी एक्स इंटीग्रेशन x1 टू x2, यही करते हो ना। अब यहाँ पर x1 टू x2 की जगह क्या है, बड़ा क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये 0 टू लैम्डा तक जाएंगे, 0 टू लैम्डा इन्फिनिटी तक चल, लैम्डा कहाँ जा रहा है, 0 टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और ये क्या है कर्व ई लैम्डा, वाई की जगह क्या है ई लैम्डा, तो ये क्या हो गया ई लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है। तो ये आपके पास ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप टोटल स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हो। और आपको ये पता है बखूबी अब कि ये प्रोपोर्शनल होती है टी की पावर 4 के। ये किसका रूल होता है अपने पास, स्टीफन का रूल, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आ जाता है आपके पास पहला टॉपिक कि स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इतना ही याद रखना है। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी इज़ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, रेंज है लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। आगे चलिए, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। अब देखिए वो स्पेक्ट्रल एनर्जी इंटेंसिटी थी, ये स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है, कंफ्यूज नहीं होना, ये यू लैम्डा है। कर्व दोनों का ही हमने पीछे पढ़ा है, कर्व का ही पीछे पढ़ता, कर्व दोनों का ही क्या होता है एक जैसा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कर्व है अब सेम कर्व है, वही रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में जो यू लैम्डा क्या होता है। अब देखो एनर्जी डेंसिटी, और डेंसिटी हमेशा क्या होती है पर मीटर क्यूब के अंदर, यानी कि इस बार क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है यहाँ से क्लियर हो, इस बार आ जाएगा एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम इन रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। देखो बेटा रेंज जो आ रही है आपकी, देखिए बेटा वही रेंज आ रही है, रेंज वही है लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज के बीच में। अगर एनर्जी पर मीटर स्क्वायर की पर सेकंड निकालनी हो तो वो तो हो जाती है एनर्जी इंटेंसिटी या इमिसिव पावर। और अगर आपको वो एनर्जी निकालनी हो पर यूनिट एरिया पर सेकंड, दोबारा पर यूनिट एरिया पर सेकंड एनर्जी पासिंग थ्रू रेंज है लैम्डा और लैम्डा प्लस डी, मतलब एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में, वो तो होती है इमिसिव पावर या एनर्जी इंटेंसिटी। लेकिन जो एनर्जी पर मीटर क्यूब से पास करे, मतलब यूनिट वॉल्यूम हो गया ना, मीटर क्यूब का मतलब यूनिट वॉल्यूम, वहाँ तो यूनिट एरिया पर सेकंड था, यहाँ यूनिट वॉल्यूम अकेला, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है यहाँ पे, वो होती है एनर्जी डेंसिटी यानी कि यू लैम्डा। बस ये चीज़ क्लियर होगी तो ये आपके पास क्लियर हो गई बात बहुत अच्छे से। फिर और बता दो दोनों में रिलेशन जो होता है, हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रेशर वाला, ठीक है, विकिरण दाब, वो हम ब्लैक बॉडी के एंड में पढ़ेंगे। उसमें पता चलेगा कि ये ई है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ठीक है बेटा। यू क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए ये चीज़ क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ से क्लियर बात आपको पता चलेगी, बहुत ही आसान है कि इसकी यूनिट तो क्या है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड है, और इसकी यूनिट क्या है जूल पर मीटर क्यूब है। अब देखो दोनों तरफ यूनिट बराबर होनी चाहिए, तो इसको किससे गुणा करें कि ये बन जाए, तो क्लियर दिख रहा है नीचे मीटर क्यूब है तो मीटर स्क्वायर चाहिए तो ऊपर मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे सेकंड चाहिए तो सेकंड का डिवाइड कर दो। यानी कि अगर हम इसके अंदर मीटर पर सेकंड कर दें, मैं सीधी बात बताऊं, मीटर पर सेकंड का मल्टीप्लाई कर दें इस यू को, और मीटर पर सेकंड क्या होता है वेलोसिटी, यानी कि सी वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाता है ई। समझ आ गई बात, इसकी है जूल पर मीटर क्यूब, इसकी है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, दोनों को रखा बराबर। अब कुछ कमी है, दोबारा बता रहा हूँ, इसकी यूनिट है जूल पर मीटर क्यूब, इसकी है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। कमी क्या है कि पर मीटर क्यूब को मीटर स्क्वायर बनाना है तो ऊपर मीटर का मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा मीटर से मीटर तो मीटर स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पर नीचे सेकंड लाना है तो मीटर पर सेकंड का मल्टीप्लाई कर दिया। जब मीटर पर सेकंड का मल्टीप्लाई किया बेटा तो ये क्या मतलब E इज इक्वल टू सी यू, ये इन दोनों में रिलेशन होता है, ये इन दोनों में रिलेशन होता है, अभी से पक्का कर लीजिए। और जनरली E इज इक्वल टू सी यू बाई 4 यूज़ करते हैं, वो आगे बताएंगे क्यों करते हैं। तो ये चीज़ आ गई। और उसी तरीके देखिए बेटा U इज इक्वल टू यू लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये हम कर चुके हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, पीछे जो हमने ई लैम्डा के अंदर पढ़ा था ठीक इसी तरीके से यू लैम्डा भी निकल जाता है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाता है स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी आ जाती है, समझ आ गया होगा, कर्व इसका भी वैसे ही है। अब बात करते हैं इमिसिविटी की। इमिसिविटी का मतलब होता है, अब देखिए इमिसिविटी का मतलब क्या है, अब हम इमिसिव पावर की बात कर चुके हैं। इमिसिव पावर हमने क्या निकाली थी,
अभी इमिसिव पावर हमने अभी भी निकाली थी ई लैम्डा डेफिनेशन। अब कहते हैं ऊपर तो इमिसिव पावर रखो किसी बॉडी की, कैपिटल ई लैम्डा किसी बॉडी की है, और उसको भाग दे दो, नीचे डिवाइड कर दो ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर से। समझ गई बात? यानी कि यहाँ पे आपको जो बात समझ है वो बहुत आसान है। द रेशो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू दैट ऑफ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड इमिसिविटी। यानी कि इमिसिविटी ब्लैक बॉडी के विद रिस्पेक्ट किसी की इमिसिव पावर है। मतलब कि ये फॉर्मूला इसको स्मॉल ई से लिखते हैं, स्मॉल ई इज इक्वल टू ई लैम्डा बाई स्मॉल ई लैम्डा। स्मॉल ई लैम्डा किसकी उत्सर्जन क्षमता है? ब्लैक बॉडी की। यानी कि किसी भी बॉडी की उत्सर्जन क्षमता, उसमें कैपिटल ई लैम्डा, उसमें भाग कर दीजिए ब्लैक बॉडी की स्मॉल ई लैम्डा वाली, यानी कि कैपिटल ई लैम्डा बाय स्मॉल ई लैम्डा। ये इमिसिव पावर किसी भी बॉडी की है, ये इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की है, दोनों का कर दिया भाग, इसको स्मॉल ई से लिख देते हैं और इसी को कहते हैं इमिसिविटी। अब आप खुद देखिए, एक ब्लैक बॉडी के लिए जब आप इसको निकालोगे, ऊपर क्या लिखोगे? ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर, और नीचे भी क्या है? ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर। यानी कि ई लैम्डा बाय ई लैम्डा करोगे, कट जाएगा ई लैम्डा से ई लैम्डा, आंसर 1 आ जाएगा। ये कट जाएगा इससे, आंसर 1। इसका मतलब जब आप ये चीज़ ब्लैक बॉडी के लिए निकालोगे तो क्लियर है, ई इज इक्वल टू 1 फॉर ब्लैक बॉडी। इमिसिविटी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी बॉडी की इमिसिव पावर में जब भाग दे देते हैं ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर का, यानी कि कैपिटल ई लैम्डा बाय स्मॉल ई लैम्डा, तो वो जो चीज़ आती है वो क्या होती है? आपके पास इमिसिविटी होती है। अब देखिए बात करते हैं बेटा वीन्स रेडिएशन लॉ के बारे में। ये तो आपके पास हो गए 3 डेफिनेशंस वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। 3 डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं। अगर मैं दोबारा थोड़ा सा बताऊं तो इस टॉपिक को, कि स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी और स्पेक्ट्रल एनर्जी इंटेंसिटी, ये तो होती है लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास के अंदर, रेंज के अंदर, ठीक है ना। वो पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड की होती है जो इंटेंसिटी होती है, और जो डेंसिटी होती है वो पर मीटर क्यूब की होती है, ठीक है। और इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी को हमने पढ़ा है इमिसिव पावर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप फिर ये टोटल निकालते हैं इंटीग्रेशन करके, ठीक है, काफ़ी इजी है। उसके बाद बात करते हैं इमिसिविटी की। तो इमिसिविटी क्या होती है? इमिसिव पावर पर यूनिट एरिया। इमिसिव पावर निकाल लेते हैं बस, पर यूनिट इमिसिव पावर जो होती है किसी बॉडी की डिवाइडेड बाय ब्लैक बॉडी की, तो वो क्या आ जाता है? इमिसिविटी, ठीक है। अब बात करते हैं वीन्स रेडिएशन लॉ, और ये लॉ हम बहुत पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। देखिए मेन चीज़ है रिवीजन, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना फ़ायदा आपको होगा, इसीलिए डीपली किसी टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब जितना किसी टॉपिक को डीपली समझ दो उतना अच्छा क्लियर होता है। देखिए ये कर्व बनाया था, ये पहला, दूसरा, तीसरा, समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मेन रोल है वो टेम्परेचर का होता है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T3 है। आपको कोई पूछे कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है, अब आपको पता है, कर्व पढ़ लिया आपने पिछले लेक्चर में, T3 बड़ा है T2 से और सबसे छोटा T1, ठीक है ना। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये प्रैक्टिकल कर्व है, ये ई लैम्डा भी होता है इधर, और उसको यू लैम्डा भी लिख देते हैं वाई एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे हमेशा लैम्डा होता है। अब यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है बहुत ही आराम से, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये पीक जो है, पीक ये ऊपर जा रही है, लेकिन ये पीक वैसे देखा जाए तो पीछे आ रही है, देखो, यानी कि ये किस ओर आ रही है? लैम्डा की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी कि पीक पीछे आ रही है। यहाँ तो यहाँ थी, यहाँ फिर यहाँ आई, यहाँ फिर यहाँ आई, पीक पीछे आ रही है। इसका मतलब ये जो इस पीक के विद रिस्पेक्ट जो लैम्डा होता है उसको लैम्डा एम लिखते हैं, लैम्डा M1, यहाँ पे हो गया लैम्डा M2, यहाँ पे हो गया लैम्डा M3। अब देखिए लैम्डा M1 से लैम्डा M2 जो है वो छोटा है, लैम्डा M3 और भी छोटा हो गया, यानी कि लैम्डा M1 बड़ा है, लैम्डा M2 उससे छोटा, लैम्डा M3 उससे छोटा, ठीक है ना। इसका मतलब जो लैम्डा M है, जो हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो लैम्डा M है वो क्या है अपने पास? लैम्डा M है जो के पास द वेवलेंथ लैम्डा M कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिसिव पावर ई लैम्डा M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता मतलब पीक पॉइंट के संगत तरंग दैर्ध्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। तो लैम्डा M व्युत्क्रमानुपाती T,
टी को इधर ले आइए, टी को जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे लैम्डा एम टी इक्वल टू बी, ये बी होता है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर कैल्विन। ये आ जाता है वीन्स, ये आ जाता है वीन्स कांस्टेंट आपके पास 2.89 इंटू 10⁻³ अब देखिए इसका जो यूनिट हमने लिखी मीटर कैल्विन कैसे आई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो लैम्डा एम बी इज इक्वल टू बी है। अब लैम्डा एम क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ एक तरीके से क्या होती है? डिस्टेंस होती है। तो इसका तो हो गया मीटर और टी का हो गया कैल्विन, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया? बी मीटर कैल्विन। ठीक है ना, ये आपके पास काफ़ी इजी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला रूल, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, काफ़ी इजी है, इसमें वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है। अब बात करते हैं वीन्स रेडिएशन लॉ की। तो दोनों डिफरेंट है भाई, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम एग्ज़ाम के अंदर। वीन्स रेडिएशन लॉ एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दोनों क्या है? डिफरेंट है। अब देखिए बात करते हैं वीन्स रेडिएशन लॉ की। वीन्स रेडिएशन लॉ क्या होता है? देखिए इसमें स्पेक्ट्रल एनर्जी इंटेंसिटी मतलब ई लैम्डा डी लैम्डा, ये देखिए इन बिटवीन रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ ई लैम्डा डी लैम्डा आ गया या ई लैम्डा लिखा आ गया वो हमेशा रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा ही होगी। उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है, ये वैल्यू इसने दी है खुद ने और ये वैल्यू इसने अज्यूम की है यहाँ, वो आपको याद रखनी है। ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एफ लैम्डा टी। और देखो एफ लैम्डा टी कोई भी फंक्शन है लैम्डा और टी का जिसमें लैम्डा टी मल्टीप्लाई में होंगे डी लैम्डा। ये डी लैम्डा केवल इसलिए लगता है रेंज बताने के लिए, ये डी लैम्डा यहाँ लगा होता है वो रेंज बताता है कि जो लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में है। ठीक है, इसको अगर काट के लिखो तो भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो ई लैम्डा बराबर ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एफ लैम्डा टी, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डी लैम्डा लगाओ तो फिर इधर भी डी लैम्डा लगा देते हैं, वेयर ए इज़ कॉन्स्टेंट। क्लियर, ए यहाँ पर कांस्टेंट है। अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, अब देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स और मैक्सवेल का जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि एफ लैम्डा टी होता है ई की पावर -a बाई लैम्डा टी। ये अब एक नया फॉर्मूला कि एफ लैम्डा टी इतना होता है, बस आपको याद रखना है और ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब स्मॉल ए और कैपिटल ए दो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू पता है कहाँ से निकालेंगे? अब हमने पीछे वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर जो अभी पढ़ा था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, उसमें बी की वैल्यू लिखी थी ना 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर कैल्विन, ये वाली, ये कहाँ से आई है पता है? ये हम प्लांक के लॉ से प्रूफ करेंगे बेटा। प्लांक का लॉ जब पढ़ेंगे ना वहाँ ये वैल्यू प्रूफ करेंगे। और स्टीफन के लॉ के अंदर जो स्टीफन्स कांस्टेंट वैल्यू होंगे, तो यहाँ पे दो कांस्टेंट है स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। अब कैपिटल ए होता है 8πhc, ये आपको पता चलेगा जब प्लांक का लॉ पढ़ेंगे, तो वहाँ से प्लांक के लॉ से प्रूफ करेंगे ये लॉ, सारे जितने भी अब लॉ पढ़ रहे हैं सारे प्रूफ करेंगे, तो वहाँ से इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू याद रखनी है। फ़र्क ध्यान रखना है कि वीन्स रेडिएशन लॉ एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दोनों अलग अलग लॉ हैं, ये फ़र्क आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अब बात करते हैं किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ लॉ आपको वैसे पता है, लेकिन अब आपको नए रूप में थोड़ा सा ही पढ़ना है ना क्योंकि बड़ी क्लास में अब हो गए हो। किरचॉफ लॉ कहता है अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो अ गुड इमीटर। एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है, ये बात आपको बाकायदा बाखूबी पता है और ये लॉ ये बताता है। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज़, अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि कितनी अमाउंट किसी ने एब्जॉर्ब की है, अवशोषित की है, और कितनी अमाउंट उसने बाहर निकाली है, उत्सर्जित की है, इमिट की है, दोनों का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बस अवशोषण एवं उत्सर्जन क्षमता का अनुपात सदैव नियत होता है। अवशोषण करने की क्षमता और उत्सर्जन करने की क्षमता, किरचॉफ ने पहले ही कह दिया कि अवशोषण और उत्सर्जन की क्षमता दोनों बराबर होती है। और यहाँ पर यही चीज़ क्लियर हो गई कि
एब्जॉर्ब करने की पावर, रेशो ऑफ एब्जॉर्प्शन पावर एंड इमिशन पावर इज़ कांस्टेंट। मतलब अगर ए लैम्डा बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ेगी तो ई लैम्डा भी बढ़ेगी, अगर ए लैम्डा घटेगा तो ई लैम्डा भी घटेगा, मतलब कांस्टेंट है। जो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही ज़्यादा इमिट भी करता है। यानी कि अगर ब्लैक बॉडी को पूरा दिन धूप में रख दो, वो जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी उसको रात को जब अंधेरे में रखोगे गर्म करके तो वो उतना ही इमिट करती रहेगी। इसका मतलब देखिए ई लैम्डा को इधर ले जाइए बेटा, क्या बन जाएगा, ए लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टू ई लैम्डा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब कांस्टेंट को तो हम हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनल लगा देते हैं, इसका मतलब ए लैम्डा प्रोपोर्शनल ई लैम्डा या ई लैम्डा प्रोपोर्शनल ए लैम्डा। ठीक है, जितना ज़्यादा इमिशन उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, ये यहाँ से आपके पास क्लियर हो गया। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं स्टीफन्स लॉ की। देखिए स्टीफन्स लॉ को भी आप स्टडी कर चुके हो। स्टीफन्स लॉ में क्या होता है कि टोटल इमिसिव पावर, ठीक है ना, टोटल, क्योंकि जब इमिसिव पावर का टेम्परेचर के साथ कर्व बनाते हैं तो ई लैम्डा का जब कर्व बनाते हैं तो ऐसा आता है। ठीक है, इसके साथ सॉरी टेम्परेचर के साथ नहीं, इसका जब कर्व बनाते हैं हम लैम्डा के साथ, टेम्परेचर के ये कितनी बार तो पढ़ लिया, लैम्डा के साथ। यहाँ पे लैम्डा एम होता है, जहाँ पे मैक्सिमम होता है ई लैम्डा एम, तो मैक्सिमम के विद रिस्पेक्ट ही होता है। किसी भी रेंज के अंदर जब बात करते हो तो ई लैम्डा डी लैम्डा रेंज में उसका इंटीग्रेशन कर दें 0 to इनफाइनाइट वो होता है टोटल ई, है ना। तो टोटल ई प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर 4 के। टोटल ई किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। इसका जब आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट सिग्मा आएगा, और सिग्मा की वैल्यू होती है, सीधी याद रखना 5, कैसे रखोगे याद बच्चा लोग, 5, 6, 7 और 8, 5.67 गुणा 10 की पावर -8, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब देखिए ये भी वैल्यू हम निकालेंगे आगे। अब ये देखिए इसकी यूनिट देखिए वॉट पर मीटर सेकेंड, कैसे निकाली है ये हमें समझना है, इसको निकालते हैं। सीधी बात समझिए, सिग्मा की वैल्यू निकलना यहाँ से आपको दिख रहा है ई अपॉन टी की पावर 4 आएगी ना, ई अपॉन टी की पावर 4। अब देखिए जो आपके पास ई है, सिग्मा की वैल्यू देखिए दोबारा, ई अपॉन टी की पावर 4 आएगी। अब जो ई है, ई क्या है, ई हम पढ़ा चुके हैं, ई बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। ई क्या होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, मतलब ये होता है, और डिवाइडेड बाय टी की पावर 4 मतलब केल्विन की पावर 4। अब जूल पर सेकंड को लिख सकते हो वॉट, तो ये हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखो, वॉट पर मीटर स्क्वायर वॉट केल्विन की पावर, यहाँ केल्विन की पावर 4 आएगा, इट्स बाय मिस्टेक। यहाँ पे जो यूनिट है आपको ये लिखनी है, देखो वॉट पर मीटर स्क्वायर, सेकंड नहीं आएगा बेटा, वो गलती से लिखा गया केल्विन की पावर 4। ठीक है ना, ये इसकी यूनिट होती है। वो तो ई की है, इसमें डिवाइड कर देना है किसका, केल्विन की पावर 4 का, केल्विन की पावर 4 आएगा सेकंड की जगह यहाँ जो लिखा हुआ है। ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ये बाय मिस्टेक लिखा गया। ठीक है, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट, एनीवे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, और मैंने आपको समझा दिया कैसे आएगा। सिग्मा है, ये ई के नीचे टी की पावर 4 ले जाइए, और फिर ई का होता है जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, और उसमें जूल पर सेकंड को क्या लिख दिया, वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर में टी की पावर 4 नीचे चला गया, तो उससे हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर सेकंड की जगह T4 लिखना है। ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर T4। ओके, ये आपका आज का टॉपिक था, डेफिनेशंस और क्या पढ़े, रूल्स पढ़े हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाओगे, फर्स्ट वीडियो लिंक मिला, आई बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ से भी जो आपका फर्स्ट पार्ट है ब्लैक बॉडी का, उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे इसके आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं, टेलीग्राम पे नोट को मिल जाएंगे इसके, ताकि आपको जो नोट्स बनाओ तो बहुत अच्छी बात है कॉपी में, और टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे नोट्स, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पीडीएफ मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखा है और यहाँ भी मेंशन किया हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और
आज देख रहे हैं कि +2 का स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, +2 के लेक्चर जो हैं वो शुरू करें। तो आप लोग मेहनत कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।